वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन पे हम लोग बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन इन इंडिया, और बेसिकली फाउंडेशन बैच की क्लास है और ये पार्ट 2 है इन्फ्लेशन का, और आज इसको खत्म करेंगे हम लोग। इसको ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लेशन सिर्फ 2 क्लासेज में बहुत है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में जितना कुछ इन्फ्लेशन से संबंधित पूछा जाता है और ज्यादातर आपसे इन्फ्लेशन का जो पूछा जाता है डेटा, वो आपका प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। वो अलग बात है कि आप जब मेंस का कोर्स करेंगे तो मेंस में जो चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी वो मैं कराऊंगा, ठीक है। बट अभी इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये सभी के लिए क्लास है, फ्री क्लास है। तो ये पार्ट 2 है, कल वाली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही ये बताना चाहूंगा, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम देखेंगे कुछ चीजें, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि आखिरकार लो और क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जिसको जानते हैं, क्या अंतर होता है इसमें। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, बॉटल नेक। देखो ये एक्चुअल में टाइप नहीं है, एक सब टाइप है बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बट हम एक बार देख लेंगे कि आखिरकार क्या होता है, ठीक है। साथ ही कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसको हम देखेंगे। कोर इन्फ्लेशन मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, तो आज नहीं पढ़ाऊंगा। बट हम बाकी जो चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इन्फ्लेशन के क्या प्रभाव होते हैं जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आरबीआई क्या क्या जो है स्टेप लेता है इसको कंट्रोल करने के लिए, इन सभी पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लो इन्फ्लेशन। देखो लो इन्फ्लेशन को आपको बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा ही है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ने की दर बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब लो रेट होती है, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप इसको कह सकते हैं। आप केवल समझिएगा चीजों को, लिखना चाहे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वैसे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, आगे जो लगा है कि नहीं है नोट्स में वो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे हैं कि किस दर से। जैसे मान लेते हैं 6 महीने में अब आपका 2.1% है, 6 महीने बाद क्या हुई, 2.3% हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद और आगे जाइए तो पता चलता है 2.5% हो गई, ठीक है। फिर 2.6% हो गई। इस दर से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है इस तरह से, उसको लो इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जरूर रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की दर बहुत कम है। पता चलता है 6 महीने में कहीं इन्फ्लेशन की दर जो है 0.5% या 1% के आसपास बढ़ पाती है, ठीक है। तो ऐसी जो रेट होती है इन्फ्लेशन बढ़ने की उसको हम लो रेट इन्फ्लेशन कहते हैं। बस आप समझ लीजिए, इस लो इन्फ्लेशन से संबंधित आपके प्रीलिम्स में और ना मेंस में कहीं कुछ नहीं पूछा जाना है। आपको बस एक पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कभी कोई पूछ ले कि हाँ भाई ये लो इन्फ्लेशन क्या होती है, तो आपको कम से कम पता हो इस चीज के बारे में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो ये थोड़ा सा जैसे सरपट या गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होती है, इसका मतलब क्या होता है। देखो नाम ही है सरपट, मतलब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन भाग रही है, ठीक है। अब कैसे भाग रही है, जैसे मान लेते हैं ये इन्फ्लेशन की दर पता चलता है 20% चल रही है इन्फ्लेशन, 100% चल रही है इन्फ्लेशन, ठीक है, 200% चल रही है इन्फ्लेशन। इस तरह की जो इन्फ्लेशन चल रही होती है, ठीक है, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कह रहे हैं, मतलब बहुत सरपट भाग रही है, रातों रात बढ़ जाते हैं जमीन से, ठीक है। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम कहते हैं। जैसे बात करें अगर हम, ठीक है, 200% तक का इन्फ्लेशन चला जाता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आप एक चीज ले सकते हैं, थोड़ा इधर भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो लिखूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अब सही है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा जो है आपसे एक एग्जांपल लूंगा मैं, और वो एग्जांपल है 1970 और 80 के दशक में अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील में, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो अर्जेंटीना को एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील, इन देशों में जो है इस तरह की जो है सरपट इन्फ्लेशन देखने को मिली थी या गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी, बात है ये 1970 से लेके 80 के बीच में, ठीक है, इस दशक में यहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिली थी। अब ध्यान दीजिएगा ये इन्फ्लेशन बेसिकली कब आई थी, और ऐसी यही इन्फ्लेशन दूसरी एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप कि यहाँ जो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ है तो वहां पर बहुत तगड़ी इन्फ्लेशन आ गई थी सोवियत संघ के विघटन के समय, आपको ये इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, ठीक है। और बहुत ही अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति, मतलब हाई इन्फ्लेशन जो रेट इसमें देखने को मिला था, ठीक है। तो इसको और भी कई नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम रनिंग, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, हम रनिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। रनिंग के अलावा हम लोग होपिंग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, होप करना होता है ना, होपिंग इन्फ्लेशन, इस तरह से कई नामों से।
होपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, और बाकी जो है जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, कई नामों से हम लोग इसको जान सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा जो टाइप होता है इसका, वो होता है अति मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये और ज्यादा खतरनाक होती है हाइपर इन्फ्लेशन, या हम लोग इसको लिख सकते हैं अति मुद्रास्फीति। कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप क्या करें, आप कमेंट करें, कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं हाइपर इन्फ्लेशन की बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की दर होती है, ठीक है, वो क्या होता है, महंगाई जो मुद्रास्फीति है आपकी, मुद्रास्फीति अरबों खरबों में बढ़ सकती है, ठीक है। इसकी जो दर है मुद्रास्फीति की, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो बहुत हाई हो सकती है, मतलब अरबों में हो सकती है, ये समझ लीजिए। अभी आपको एग्जांपल देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये क्या है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ऐसी मुद्रास्फीति जो होती है, ऐसी जो इन्फ्लेशन होती है, वो बहुत बड़ी इन्फ्लेशन होती है, इवन मतलब बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, तो एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे जब 1920 के दशक की बात है, 1920 में, जब हमारा जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तो जाहिर सी बात है, देखिए विश्व युद्ध हमेशा जो है क्या कहते हैं, दुनिया को बर्बाद करते हैं। जैसे आजकल एक ग्लोबल वार का जो ट्रेंड बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूरे विश्व में महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युद्ध होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन, हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, इन सभी को खत्म कर देते हैं। व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको खत्म करने की या कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें बाधित हो जाती हैं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन बढ़ना स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जर्मनी में जानते हैं क्या हाल हुआ था, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं, तो 1923 तक आते आते 1923 तक, ठीक है, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की दर थी, जानते हैं कितनी थी? आप बिलीव नहीं करेंगे, 36 अरब गुना, मतलब 36 अरब गुना। भाई सोच के देखिए, 36 अरब गुना इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ चुकी थी। और जर्मनी का हाल क्या हुआ था, मतलब ये समझ लीजिए कि जो जर्मन मुद्रा थी, जो जर्मनी की करेंसी थी, ठीक है, जर्मनी की करेंसी मुद्रा, उसका ये हाल हो गया था कि उसको लोग क्या करते थे, उसको लोग खराब मुद्रा मान चुके थे, और इस तरह से इतना ज्यादा कि यहाँ जो है ये समझ लीजिए कि उसको वास्तविक मुद्रा की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। इस मुद्रा को अगर लोग जो है खाना पकाने के लिए जलाने में इस्तेमाल करते थे, तो उनके पास उनकी बचत होती है, ऐसे समझ लो। तो जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है वो यही, अब मतलब इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाती है। जो सामान हम 100 रुपए का ले सकते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम समझ लीजिए कि अरबों रुपया देकर भी वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अगर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम पे आना शुरू पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि लोग जला देते थे, इसको मुद्रा को जलाकर खाना पका लीजिए, खाना पका लीजिए, ऐसी स्थिति जो है बेसिकली आ गई थी, ठीक है। आप सोचो अरे ऐसा कैसे हो सकता है भैया, आप बताओ 36 अरब गुना मुद्रा। अब एक आपको पता चलता है कि बिस्किट भी खरीदना है, कितना क्या करोगे, तो इससे इससे बेटर है कि उसमें जो आपके पास सामान है, दुकानदार को चाहिए उसको दे दीजिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम वही अपनाइए। ऐसे में मुद्रा की पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है, मुद्रा का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इस तरह की चीजें। और सिर्फ यही इसी की मैं बात नहीं करूंगा। अगर मैं 1985 का आपका एग्जांपल दूं, अभी मैं कई एग्जांपल यहां तक 2015 तक के आपको पूरे एग्जांपल बताता हूं, भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं 1985 की, ठीक है, तो 1985 का एग्जाम्पल देने के लिए बोलिविया में एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। बोलिविया जो कंट्री है वहां का एग्जाम्पल दिया जाता है। वहां पर इन्फ्लेशन जानते हो क्या थी, 24,000% इन्फ्लेशन थी, 24,000% इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, और यही 1993 में एक एग्जाम्पल आता है यूगोस्लाविया का, 1993 में यूगोस्लाविया का। अब यहाँ पे ये सारी अगर इन्फ्लेशन की आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है मतलब 20% प्रतिदिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी, 20% प्रतिदिन पर डे के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी। ये सिचुएशन यहाँ की होती थी। अब आप ये बताइए, ठीक है, और अगर अभी हाल ही का एग्जाम्पल की आपसे बात करें, तो 2008 की बात कर लो, ठीक है, इसमें आपके हाइपर इन्फ्लेशन में हम 2008 की बात कर लें, और 2008 में कुछ जिम्बाब्वे में आपको देखने को मिलेगा इस तरह की इन्फ्लेशन,
ठीक है, उसको क्या किया था, जिम्बाब्वे की मुद्रा को बेकार मुद्रा घोषित कर दिया गया था। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी कि जिम्बाब्वे की मुद्रा बेकार मुद्रा घोषित कर दिया गया था, कि वो मुद्रा किसी काम की नहीं है। अभी ये तो जल्दी की ही बात है भाई। ठीक है, और जल्दी की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप एग्जांपल ले लीजिए 2019 में। ठीक है, 2019 का एग्जांपल ले लीजिए, और 2019 में वेनेजुएला की बात कर लीजिए। वेनेजुएला की बात कर लीजिए। वेनेजुएला में आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, ठीक है, कि वेनेजुएला की अगर मैं बात करता हूं कि 5.3 करोड़ प्रतिशत पहुंच गई थी। आप समझिए कि लगभग में 5 करोड़ प्रतिशत मुद्रास्फीति। 5 करोड़ प्रतिशत का अंदाजा लगाइए कि जैसे कोई चीज आपकी 100 रुपए की मिल रही है और अगर 5 करोड़ प्रतिशत इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उस चीज को खरीदने के लिए आप कैसे जाएंगे बताइए। मतलब रुपए की पूरी वैल्यू खत्म हो चुकी है, रुपए की वैल्यू बची नहीं। ठीक है, इसी तरह से चलिए, मतलब इस चीजों को समझिएगा कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा खतरनाक होती है आपके लिए। अब इसी तरह से एक एग्जांपल में हम थोड़ा सा एक और टाइप इसकी बात करना चाहेंगे। एक टाइप है और उसको कहते हैं हम लोग बॉटल नेक। ठीक है, बोटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है, जैसे सपोज दैट बोटल नेक इन्फ्लेशन को थोड़ा समझिए। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं एग्जांपल देके कि क्या एग्जांपल दिया था मैंने। मैंने कहा था कि जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन क्या हुआ है, सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई साइड में गिरावट आ जाती है, सप्लाई कमजोर हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे में क्या है, डिमांड जितनी थी बनी हुई, अब सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इस टाइप की जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में बेसिकली ये किसकी, ये हमारी सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन होती है। और ये बेसिकली जो हमारा कुप्रबंधन होता है, ये समझ लीजिए जो मिसमैनेजमेंट होता है, उसके कारण ये हमारे पास में बेसिकली आती है। क्योंकि जब देखो इसके लिए क्या होता है, अगर इस इन्फ्लेशन को कम करना है तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या करती है, उनको सब्सिडी देती है या उनके टैक्स लेवल पे कटौती करती है। ठीक है, तो ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन होती है। अब अगर मैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन के बाद में बात करता हूं, एक आती है आपकी कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो टोटल आपकी इन्फ्लेशन होती है, उस टोटल इन्फ्लेशन से हम क्या करते हैं, फूड एंड फ्यूल के प्राइस को घटा देते हैं। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो हमारी क्या मिलती है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार जो कोर इन्फ्लेशन, या इसको अगर हिंदी में आपको कहीं कहीं देखेंगे तो आपको मर मुद्रास्फीति देखने को लिखा मिलेगा। ठीक है, मर मुद्रास्फीति। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मर मुद्रास्फीति चल रही होती है तो उसको निकालने के लिए हम फूड एंड फ्यूल प्राइस को घटा देते हैं। देखो भारत में क्या होता है, जब सीपीआई बेस्ड जो है इन्फ्लेशन काउंट की जाती है, अब सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन से क्या किया गया है, फूड एंड फ्यूल, फूड खासकर फ्यूल नहीं कहेंगे, फूड प्राइसेस को हटा दिया गया है। तो अब जो इन्फ्लेशन मिल रही है तो क्या मिल रही है, हमें कोर इन्फ्लेशन मिल रही है, बल्कि कोर इन्फ्लेशन मिल रही है। ठीक है, तो भारत में अभी मैंने जो है करंट अफेयर की क्लास में उस दिन जो बात की है आपसे इन्फ्लेशन पे, जो एक एडिटोरियल निकला हुआ था कि भारत की इन्फ्लेशन के बारे में, तो भारत में इन्फ्लेशन क्यों कम दिख रही है, कम इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारे यहाँ कोर इन्फ्लेशन काउंट की जाने लगी। इसी के डेटा प्रसारित करके बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, जबकि यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ऐसे में सबसे ज्यादा तो इन्फ्लेशन यहीं पे है, सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स पे इन्फ्लेशन है, तो उससे जो है वो फर्क नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, ये पता चलता है आपका 4.5% के आसपास है इन्फ्लेशन, तो हाँ ठीक है, हम 4 ± 2 में हैं। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन पता चलता है कि 9% के आसपास में है, तो इसको काउंट ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है ये बहुत ही मतलब नकारात्मक जो है उपाय होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपके सामने शब्द आता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पे थोड़ा समझना भी जरूरी है और आपके सवाल भी इस पे बन सकते हैं। देखो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे जो सरकारी खर्च है उस सरकारी खर्च को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो सरकारी खर्च को जब हम ज्यादा बढ़ा देंगे, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया हमने, तो बढ़ाने से क्या होता है,
भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमें राजकोषीय घाटा होगा, होगा कि नहीं होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी इनकम आ रही है उस इनकम से हम ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है, हम नेशनल इनकम से ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम से ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये बताइए, जब सरकारी खर्च बढ़ रही है तो सरकारी खर्च बढ़ रहा है तो पैसा कहां जा रहा है, पैसा भाई मार्केट में जा रहा है। तो मार्केट में जा रहा है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि जितनी नेशनल इनकम है उसके बदले में क्या किया जाता है, सरकारी खर्च ज्यादा हो गया है। अब उसको हम बाद में बाकी चीजों से जो है उसी खर्च को पूरा करते हैं, जो फिजिकल डेफिसिट हमारा होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है इस चीज को। ठीक है, तो ऐसे में नेशनल इनकम से ज्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो गैप होता है बेसिकली किसका, नेशनल, जो हमारी नेशनल इनकम है और सरकारी खर्च के बीच का, उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप के बीच नाम से जानते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टोटल और माइनस नेशनल इनकम। अब हम इसको जब माइनस करते हैं तो हमें इन्फ्लेशनरी गैप निकल आता है। ठीक है, और वो जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है वो अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब ठीक है, अगर क्योंकि हम सरकारी खर्च से, नेशनल इनकम से अगर सरकारी खर्च को माइनस करते हैं, तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप हमारा पॉजिटिव में है तो ठीक है, और अगर यही निगेटिव में आता है तो इसका मतलब वही इन्फ्लेशनरी गैप क्या करता है, वो हमें जो है अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ाने में मदद कर रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, एक चीज, जरा 1 मिनट होल्ड करिएगा बस आप। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए इन्फ्लेशन जो होती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप इसे समझ लीजिए कि जब ये इन्फ्लेशन बढ़ी होती है तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो कौन प्रयास करता है बताइए भाई, कमेंट में बताइए। 1 मिनट रुकिएगा, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं इसीलिए। देखिए मैंने जब आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया है तो मनी एंड बैंकिंग में मैंने आपको पूरी तरह से जो है मौद्रिक नीति और सब चीजें पढ़ाई हैं, और मैंने आपको बताया कि आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति के माध्यम से जो है नियंत्रित करता है आपका इन्फ्लेशन को। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। हाँ ये हो गया। ठीक है, बस 1 मिनट। देखो मैं भी आपके सामने आ गया। अब बस 1 मिनट दीजिएगा, कुछ ऐड करना है इसमें आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं बना के समझाऊंगा तो शायद अच्छे से समझ में आएगा नहीं। हाँ, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें एक आता है फिलिप्स कर्व। देखो जब मार्केट में क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन होता है तो देखो ये जो फिलिप्स कर्व है इससे संबंधित सवाल भी आपके जो है प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बेसिकली क्या दिखाता है आपको, आपको ये दिखाता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, आप समझिएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ी है इसका मतलब मार्केट में डिमांड है कि नहीं है बताइए।
तो उस डिमांड है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में लोग जो है क्या करेंगे, एम्प्लॉयज ज्यादा हायर करेंगे। तो ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि देखिए इधर इन्फ्लेशन है, देखो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन जब सबसे कम है तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। जब इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो गया। इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कम हो गया, और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कम हुआ। देख रहे हैं आप। तो ये रिलेशन बताता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास डिमांड है, तो डिमांड है तो इसमें ऐसे में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्योंकि मार्केट में डिमांड है, डिमांड है तो डिमांड को मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए। ऐसे में आप हायर करेंगे लोगों को, ठीक है। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में गिरावट आई है। मतलब ये सामान्यतः देखा गया है कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हम एक मुद्रास्फीति के साथ में हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें एक बैलेंस बना रहे, कहीं वो इन्फ्लेशन बढ़ के इतनी ना हो जाए कि वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दे, ठीक है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तब भी खतरनाक है, मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है। तो मार्केट में समझिएगा कि बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच में क्या होता है, एक हिसाब से देखिए तो एक इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन कम कब होगा बताइए, जब अर्थव्यवस्था में मार्केट में डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड नहीं होगी इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, कम है। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्शन भी लोग कम करेंगे क्योंकि डिमांड के हिसाब से तो प्रोडक्शन होगा। तो जब प्रोडक्शन कम करेंगे उनको कम एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि फिलिप्स कर्व क्या बताता है। फिलिप्स कर्व आपका रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बताता है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, समझिएगा जरूर, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलिप्स कर्व पे, ठीक है, कि आखिरकार फिलिप्स कर्व क्या बताता है, ठीक है। बताइए अगर किसी को भी अभी नहीं समझ में आया है तो बताइए इसको, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ फिलिप कर्व की, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि इट शोज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देती है। इन्फ्लेशन में लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट लिखा हो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी चीजें मैं आपको कल पढ़ा ही चुका हूँ, इसमें तो कुछ बचा नहीं है पढ़ाने के लिए कि आपको पढ़ाया जाए। सीपीआई भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ कि जो है कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन में मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि कोर इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक क्या होता है कोर इन्फ्लेशन के लिए, मैंने आपको बताया था कि कोर इन्फ्लेशन जब हमें मेजर करना है तो सॉरी कोर इन्फ्लेशन नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। देखिए कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये हो गया कल, ये पूरा कंप्लीट हो गया था, आज भी मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि गैलोपिन इन्फ्लेशन अभी आपने पढ़ लिया है। बाकी अगर आपने लिखा नहीं है तो देखिए मैंने आपको समझा दिया है, एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं यहाँ इंक्लूड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। बाकी मुद्रास्फीति के मापन के लिए हमने बताया कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के बारे में आपको डेटा दिया था। मैंने आपको चार्ट भी बताया था कि जो सीपीआई है, अगर मैं सीपीआई की बात करूं तो सीपीआई बेसिकली जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये क्या करता है, हमारे होलसेल लेवल पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम नापता है, मतलब फैक्ट्री लेवल पर,
ठीक है, उसके बेस पे जो इसमें 697 कमोडिटीज होती हैं और इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है और इसी बेस पे जो है इसको इंक्लूड किया कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और मैंने एक चीज और बता रहा था, जब मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके से कैलकुलेट। पहले ये क्या होता था, रूरल का अलग और फिर अर्बन का अलग, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन अलग निकाला जाता था। बट अब क्या निकाला जाता है, अब कंबाइंड निकाला जाता है। तो जो सीपीआई कंबाइंड है उसी को बेस बना के इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये सबको कौन से ग्रुप है, सब चीजें कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज आगे हम लोग इसके बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की हम बात करेंगे। देखो, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए, बेसिकली जो उत्पादन का स्तर होता है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा होता है, उस उत्पादन के स्तर पर ये प्राइस को मापता है। ठीक है, उत्पादन के स्तर पर ध्यान दीजिएगा कि ये बीएन गोल्डर द्वारा जो है अनुशंसित किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, आखिरकार ये अच्छा क्यों होता है अर्थव्यवस्था के लिए। देखो, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है कि मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं, तो अगर आपको प्रोड्यूसर के लेवल पर आपको कोई इंडेक्स पता है तो आपको उसमें पता है जो जो कमोडिटीज उसमें है, तो उसमें कौन कौन से कमोडिटीज ज्यादा महंगी हो रही हैं, उन पे हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर लेवल पर सुधार कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पर सुधार करेंगे तो मार्केट में हमारी चीजें सस्ती होंगी, अफोर्डेबल पड़ेंगी हमारे लिए। ठीक है, उनकी कीमतें हद से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी मार्केट में। आप समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये कीमतें इस स्तर पर बढ़ने लगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, भाई प्रोड्यूसर लेवल पर अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में होलसेल लेवल पर भी बढ़ेंगे और फिर सीपीआई लेवल पर भी बढ़ेंगे, रिटेल लेवल पर भी बढ़ेंगे। तो अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पर ही जो है उस पर चोट कर दें, उसमें सुधारात्मक उपाय निकाल लें, हम देख लें कि कहाँ हमें जो है चोट करने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन कम बढ़े, तो ऐसे में क्या होगा, होलसेल लेवल पर भी इन्फ्लेशन हमारी कम होगी, सीपीआई जो रिटेल लेवल है उस पर भी हमारी इन्फ्लेशन कम होगी। इसी वजह से ये माना जाता है अर्थव्यवस्था में कि उत्पादक के लेवल पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोड्यूसर प्राइस के जो होता है उसी के टाइम पे अगर जो उसमें सुधारात्मक उपाय अपना लिए जाएं तो शायद ही इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसलिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 चीजें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, उत्पादक स्तर पर सुधारात्मक, ताकि वो उपभोक्ता के स्तर तक पहुंचने से पहले ही कीमतों में, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जैसे मैंने अब पढ़ाया। ठीक है, अब मैंने इंडेक्सेस जो आपको पढ़ाए, एक मैंने आपको पढ़ाया डब्ल्यूपीआई, एक मैंने आपको पढ़ाया सीपीआई, और सीपीआई के अलावा तीसरा मैंने आपसे पढ़ाया पीपीआई। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आप ध्यान दीजिएगा, आप देखो जो डब्ल्यूपीआई है होलसेल लेवल पर आपके इंडेक्स प्राइस इंडेक्स को नापता है। ठीक है, और जो सीपीआई है ये आपके प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है ये रिटेल लेवल पर नापता है, और ये प्रोड्यूसर लेवल पर नापता है। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर हम यहीं पे सुधारात्मक उपाय कर देते हैं तो हमारी इन्फ्लेशन यहाँ भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और साथ में जब यहाँ नहीं बढ़ेगी तो यहाँ भी कम बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि यही उत्पादन के स्तर पे ही हमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर उत्पादन के स्तर पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, जो बेसिकली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको नहीं नापता है, उसको नहीं इंक्लूड करता है। ठीक है, जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई में क्या होता है, हमारे अप्रत्यक्ष कर भी जुड़े होते हैं। तो सीपीआई लेवल पर जो हमारे बेसिकली जो हमारी इन्फ्लेशन होती है उसमें जो है गवर्नमेंट के जो टैक्सेज होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है योगदान करते हैं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर लेवल पर। ठीक है, बट पीपीआई में ऐसा नहीं है। अगर पीपीआई पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और सीपीआई पे बढ़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि इन्फ्लेशन कहाँ बढ़ रही है, फिर होलसेल प्राइस पे बढ़ रही है, और यह फिर गवर्नमेंट के टैक्स के कारण बढ़ रही है। तो टैक्सेज को कम करके गवर्नमेंट उसमें सुधार ला सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक सीपी चंद्रशेखर समिति ने बेसिकली एक सर्विस प्राइस इंडेक्स जो है इंट्रोड्यूस किया था। अभी इस पे काम नहीं हो रहा है, भारत में कोई लागू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भारत में आप देखते हो कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत बढ़ चुका है, सबसे ज्यादा। कितना है भाई, कमेंट में बताओ, मैंने कई बार पढ़ाया है, आप लोग बताओ कमेंट में कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्विस सेक्टर को भी हम देखें और वहां पर उस लेवल पे सर्विस को भी हम प्राइस में इंक्लूड करें कि हमारे पास सर्विसेज महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो भी कहीं कहीं ना कहीं उपभोक्ता के जेबों पर फर्क डालती हैं। ठीक है, तो हमें सर्विस प्राइस इंडेक्स पे भी ध्यान रख देने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको याद होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको पढ़ाया है। ठीक है, कब पढ़ाया है, जब मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ा रहा था। तो नेशनल इनकम में मैंने आपको जीडीपी पढ़ाते वक्त जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे मैं कुछ खास नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है
इन्फ्लेशन में जीडीपी डिफ्लेटर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इससे पता जरूर चलती है, लेकिन इन्फ्लेशन में जीडीपी डिफ्लेटर बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि देखो जो जीडीपी होती है, जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो उत्पादन है प्रोडक्ट या सर्विसेज का, उन सभी को शामिल करते हैं ना। लेकिन जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो इन्फ्लेशन में कुछ पर्टिकुलर जो बास्केट है, उस बास्केट में वस्तुओं की सेवाओं में वस्तुओं या सेवाओं में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है हम उसको देखते हैं। तो हमारी इन्फ्लेशन में सारी जो है सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जीडीपी में क्या होता है सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल होते हैं। तो हम जीडीपी डिफ्लेटर को इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा लिंक नहीं करेंगे, ये हमें इन्फ्लेशन की जानकारी जरूर देती है। कैसे जानकारी देती है, देखो जब किसी अर्थव्यवस्था में जो बेसिकली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन मापना होता है, कैसे, देखो इसको निकालते कैसे हैं कि जो हमारी नाम मात्र की जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है मतलब करंट मार्केट पे, उसको जो रियल जीडीपी होती है मतलब आधार वर्ष की जीडीपी पर, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का परसेंटेज निकल आता है। अच्छा, हम परसेंटेज ना निकालना हो तो हम केवल नाम मात्र की जीडीपी अपन वो रियल जीडीपी करते हैं। अब इसका फर्क क्या होता है, देखो इसका बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे देखो हमारा भी आधार वर्ष क्या है बताइए, जैसे आधार वर्ष हमारा 2011-12 है, ठीक है। अब आधार वर्ष पे हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है एक्स और उसका उत्पादन शुरू हुआ है 2018 में, ठीक, तो हम इसको नॉमिनल जीडीपी में तो काउंट कर लेंगे, लेकिन जब रियल जीडीपी की हमें गणना करनी होगी तो रियल जीडीपी की गणना करते समय हम बताइए हमें क्या पता कि 2011 में उसका क्या प्राइस था, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो 2011 में था ही नहीं। तो इसी जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग करके हम नाम मात्र की जीडीपी से को वास्तविक जीडीपी से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसी से बेसिकली हम इसको डिवाइड करके अभी के प्राइस को, और हम देखते हैं कि आखिरकार 2011-12 में इसका प्राइस क्या होना चाहिए, फिर हम उसको रियल जीडीपी की गणना में शामिल करते हैं। अगर सपोज दैट हमें ये ना पता हो 2011-12 में इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने रियल जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल जीडीपी की गणना हमें कहाँ करनी है, हमें 2011-12 की कीमतों पर करनी है। आप बात समझ रहे हो, तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर का इंपॉर्टेंस यही होता है, यहां से पता चलता है कि आखिरकार अर्थव्यवस्था में अभी इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, और इन्फ्लेशन 2011-12 में क्या होनी चाहिए थी, तो उसी हिसाब से इसको निकाल लिया जा रहा है। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, जैसे मान लेते हैं अगर नाम मात्र की जीडीपी को हम वास्तविक जीडीपी से भाग देते हैं तो जो आता है, तो अगर बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन के कारण बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी में अगर अंतर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन तो देखा ही जा रहा है, प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी तो वही ली जा रही है ना, सिर्फ प्राइस अलग अलग लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि हमारी वास्तविक जीडीपी में क्या परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो उसी इन्फ्लेशन के बेस पे हम 2011-12 में इसका प्राइस निकाल लेते हैं। तो 2018 में जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम इन्फ्लेशन हमें पता चल जाएगा कि 2011-12 से इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, तो हम आसानी से इसको जो है एक गणना कर लेंगे कि 2000 अभी एक प्रोडक्ट का 2018 में ये कीमत है या 2023 में ये कीमत है, तो 2011-12 में क्या होनी चाहिए थी, ठीक। तो उस हिसाब से हम आधार वर्ष पे उसकी गणना कर लेते हैं, यही काम होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए मुद्रास्फीति के अगर मैं कारणों की बात करूं, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया कि भाई कारण हमने समझाया कि एक उत्पादन के स्तर पर और एक बेसिकली जो उपभोक्ता के स्तर पर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। उत्पादन के स्तर पर हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसके माध्यम से हम गणना कर लेते हैं, उपभोक्ता के स्तर पर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से गणना कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति के लिए दोनों कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादन के स्तर पर मुद्रास्फीति, तो उत्पादन के स्तर पर मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी, भाई मान लेते हैं उत्पादन की लागत हमारी बढ़ रही है, ठीक, जो उसमें इनपुट है उस पर बढ़ रहा है, या मान लेते हैं इंटरेस्ट बढ़, भाई अगर हमें उत्पादन करना है फैक्ट्री लगाना है तो हम क्या करेंगे आप बताओ, हम कहीं ना कहीं से लोन लेंगे, किसी ना किसी से कैपिटल लेंगे, उधार लेंगे, रिश्तेदार से लेंगे, किसी से लेंगे, उसको हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, तो वो भी हमारी लागत को बढ़ाएगी। अर्थव्यवस्था में बैंक का क्या रेट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हमारी उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है, क्योंकि हम फैक्ट्री लगाएंगे या कोई भी यूनिट स्टेब्लिश करते हैं तो हमें लोन लेना पड़ता है, और लोन हमें महंगा मिलता है तो हमारी यहाँ से लागत बढ़ जाती है। मजदूरी अगर ज्यादा है तो भी हमारी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमारा परिवहन ट्रांसपोर्ट यानी फ्यूल महंगा है तो फ्यूल के प्राइसेज भी इस पे बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। तो ऐसे में उत्पादन
की लागत बढ़ जाती है, और जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है कि क्या होगा, हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी मार्केट में, फिर वो होलसेल लेवल पर भी बढ़ेगी और वही हमारी सीपीआई लेवल पर भी बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला का टूटना, जैसे उत्पादन का सड़ना, जैसे टमाटर और कृषि उत्पाद। अब मान लेते हैं आपके पास प्रोडक्शन पड़ा हुआ है, आपके पास मतलब प्रोडक्शन हुआ पड़ा हुआ है, ये उत्पाद पड़े हुए हैं, और ये ऐसे उत्पाद हैं जो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। दो देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप वहां पे उत्पाद अपनी जो है सप्लाई ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ये चीजें सड़ जाएंगी। तो सड़ जाएंगी तो ऐसे में क्या होगा, जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं इनकी कमी आएगी, और कमी आने पर जब सप्लाई आपकी इंटरफेयर होती है तो आपकी जो है बेसिकली डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती है, तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर मैं एक उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड का फर्क होता है। ठीक है, कि अगर मांग की मात्रा में वृद्धि है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मांग की मात्रा में कमी है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक, सिर्फ डिमांड। और डिमांड कहां से आती है, डिमांड आती है आपके पास परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर कहां से आती है, आपके पास जब लिक्विडिटी होती है, और वो भी लिक्विडिटी, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, भाई आप एफडी किए रखे हो तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। जब आपके पास लिक्विड मनी जितना ज्यादा होगा उसी से आपकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, उपभोक्ता की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डिमांड पे फर्क पड़ता है। और डिमांड पे फर्क कौन डालती है, आपकी फिजिकल पॉलिसी भी डालती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी डालती है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई जिम्मेदार है। ठीक है, बिमल जालान जो उर्जित पटेल कमेटी ने भी इसके लिए 2014 में जो है रिकमेंडेशंस दी थी, और एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया उसके तहत सरकार और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब आरबीआई को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको इन्फ्लेशन काउंट मतलब रेंज में रखना है 4% ±2। ठीक है, कितना, 4% ±2। अगर मान लेते हैं आपके 4% ±2 के आसपास में आपकी इन्फ्लेशन है, इसका मतलब या फिर 6% तक और या फिर 2% तक, 2% से लेके 6% के बीच, तो माना जाता है कि इन्फ्लेशन हमारे नियंत्रण में है, आरबीआई के नियंत्रण में है। ठीक है, ये काम आरबीआई का। आरबीआई कैसे करती है, आपके रेपो रेट में चेंजेस करके, एमएसएफ में चेंज करके, एसडीएफ में चेंज करके, इस तरह से वो मार्केट में जो लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पीपल है उसको उतार चढ़ाव करके, इसके बाद में मार्केट में जो डिमांड है पब्लिक की उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनकी परचेजिंग पावर पे चोट करती है। अगर परचेजिंग पावर कम है तो जाहिर सी बात है आप डिमांड कम करोगे क्योंकि आपके पास पैसा कम है। ठीक है, तो ऐसे में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगातार 6 महीने तक नाकाम रहती है, तो इस फ्रेमवर्क में एक काम और किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। इस फ्रेमवर्क में एक काम क्या किया गया है कि आरबीआई को गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उसमें 2-3 कारण बताने पड़ेंगे। पहली चीज कि हाँ जो है हम इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे हैं, उसका कारण बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं इसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी आपको गवर्नमेंट के सामने उस फ्रेमवर्क में रखना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट में। तीसरा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आगे और कितना समय चाहिए, आप कितने समय में उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लोगे। तो ये 3 पॉइंट अगर मान लेते हैं आरबीआई फेल होता है, भाई सवाल तो उठ सकता है ना कि भाई अगर मान लेते हैं आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फेल रहता है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा या किसके प्रति जवाबदेही है उसकी, तो उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति। और वो 3 तरीके से अपनी जवाबदेही आरबीआई की वहां पे सुनिश्चित होती है, जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैं आपसे पहले ही बात कर ही चुका हूं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखो और क्या होता है कि जैसे देखो मांग को आकर्षित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, 144.50 करोड़। ठीक है, एज पर मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, यूएनएफपीए। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब 144, तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है तो जाहिर सी बात है जब जनसंख्या, वो खाएंगे भी, वो पहनेंगे भी, वो चलेंगे भी, वो ट्रांसपोर्ट का भी यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं। तो ऐसे में डिमांड बढ़ेगी, भाई जनसंख्या बढ़ रही तो वस्तुओं सेवाओं की डिमांड तो बढ़ेगी ना, ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं लोगों की इनकम बढ़ जाती है, मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, या टैक्स कम कर देते हैं जिससे आपकी जो प्रयोज्य आय है, ठीक है,
वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, जो बेसिकली आपकी देखा जाए जो डिस्पोजेबल इनकम है, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि आपके पास इनकम भी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ गई है, साथ में आपकी जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या होगा, आप खपत ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा डिमांड करेंगे, तो ऐसे में मांग की मात्रा में आपकी वृद्धि होगी, और मांग की मात्रा में अगर वृद्धि होगी, अगर आपकी डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया है ना मैंने आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जब आपके पास पैसा आएगा तो आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है, आपका कंजम्पशन पैटर्न बदलाव आएगा, आपकी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा, आप लग्जरी चीजों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उदाहरण के लिए जैसे लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से प्रोटीन युक्त आहार की तरफ चले गए, अब ऐसे में लोग बदलाव आया है, तो इन नई पसंदीदा वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में जो कंजम्पशन पैटर्न बदलता है तो तब भी इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। अब जैसे जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है, अब इसकी डिमांड कम हो गई तो ये सस्ता हो जाएगा। प्रोटीन युक्त जो भोजन है इसकी डिमांड बढ़ गई है तो ये महंगा हो जाएगा। आप समझिए बात को, ठीक है। इसके अलावा काला धन भी, जो ब्लैक मनी है, वो भी एक कारक है, क्योंकि आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति की मात्रा सुनिश्चित करना है, लेकिन जो है अधिकारियों के रिकॉर्ड से छिपी हुई जो निश्चित राशि बाजार में घूम रही होती है, जिससे वास्तविक धन की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए अधिक मात्रा में धन कम वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग आधारित मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर मैं राजकोषीय घाटे की बात करूं, देखो जब राजकोषीय घाटा होता है तो उस राजकोषीय घाटे की आपूर्ति करने के लिए आप क्या करते हैं, आप देखिए दो तीन चीजें होती हैं। सरकार क्या करता है, जो सरकार के पास सेविंग पड़ी होती है, जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, उसको सरकार यूज कर लेती है, ठीक है, सरकार उसको भी यूज कर लेती है। जो सरकार के पास में, जैसे मान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है, एनईसी है, इन सभी पैसा पड़ा होता है, उसको भी सरकार यूज कर लेती है इस घाटे को पूरा करने के लिए। फिर भी नहीं होता है तो सरकार क्या करती है, नोट छाप देती है एक्स्ट्रा। अब ऐसे में मार्केट में क्या होगा कि यहाँ जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि सरकार का जो अधिकांश खर्च है राजस्व व्यय से अधिक हो गया, ठीक है, अधिकांश खर्च जो है, खर्च राजस्व जो है व्यय से अधिक हो गया। तो ऐसे में सब्सिडी क्या होता है, जैसे लोग सब्सिडी दे रहे हैं, प्रशासनिक लागत होगी, रक्षा व्यय, इन सभी के कारण जो है ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी जो है आपके राजकोषीय घाटे के समय कारण भी, देखो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे राजकोषीय घाटे की बात की गई है और यहाँ पर राजस्व व्यय की सिर्फ बात की जा रही है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि राजकोषीय घाटे में हम सिर्फ राजस्व व्यय शामिल नहीं करते हैं। जब हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको पढ़ाया है, तो फिजिकल डेफिसिट में मैंने क्या पढ़ाया है कि जो टोटल आपके एक्सपेंडिचर है माइनस एनडीआर, नॉन डेट रिसीट्स। अभी नॉन डेट रिसीट्स में आपके कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं, कौन सी, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या रिकवरी ऑफ लोन्स है, उनको भी शामिल किया जाता है। तो हम केवल उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सरकारी व्यय में वृद्धि होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी व्यय में सरकार के शासन के उद्देश्यों के लिए विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता होती है, इसके लिए सरकार विभिन्न उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ती है, परिणाम स्वरूप सरकार कुल मांग बढ़ती है, जिससे मांग भाई सरकार अगर व्यय ज्यादा करती है, ऐसे समझो सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो कहाँ करेगी बताइए, वो या फिर किसी स्कीम कोई नई योजना लाएगी, या फिर वो मार्केट में आपको सब्सिडी दे रही है, या आपके अकाउंट में पैसा भेज रही है किसान सम्मान निधि के रूप में, या किसी भी तरह से सरकार अपना जो व्यय बढ़ा रही है वो कहाँ जाती है, वो आम पब्लिक तक जाता है। ऐसे में आम पब्लिक के बीच में पैसा ज्यादा हो जाता है, तो उस वो भी सरकारी व्यय बढ़ा, इसके मतलब पब्लिक के बीच में लिक्विडिटी बढ़ी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा भंडार में जब वृद्धि होती है तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रहा है कि घरेलू मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, तो बाजार में अधिक पैसा होने से बाजार में अधिक मांग हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये कॉस्ट पुश फैक्टर्स मैं आपको समझा ही चुका हूं कि आखिरकार कौन कौन सी अड़चने हैं और इसमें जो है कैसे जो है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। आपको मैं एक बार जो है इसको पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए एक चीज, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के जो उपाय हैं, इसको मैं वैसे तो मैं आपको समझाता चला हूं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। आरबीआई द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है और फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ाई है, ठीक है, दोनों चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी दो चीजें, क्या, एक तो फिजिकल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। कमेंट में बताइए फिजिकल पॉलिसी का निर्माण कौन करता है, आरबीआई करता है, कौन करता है, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। देखो तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, अब कॉन्ट्रैक्शनरी समझ रहे हो,
कॉन्ट्रैक्शनरी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है तो आप कमेंट में बताओ रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, कमेंट में बताओ। कॉन्ट्रैक्शनरी समझो, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा जिससे कि अर्थव्यवस्था में आपकी लिक्विडिटी कम हो जाए, समझिएगा। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ाया गया तो रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों के पास में आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पब्लिक कम हो जाएगी, वो लोन कम देंगे और लोन महंगा कर देंगे, तो लोन महंगा कर देंगे तो आप भी कम लोन लेने जाओगे, ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी डाउन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्शनरी जो इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी रेपो रेट जब अपनाया जाएगा तो रेपो रेट बढ़ाया गया और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई गई, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम होगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर प्रभावित होगी, तो लोग डिमांड कम करेंगे और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में हमने ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। इन्फ्लेशन भी मैं साथ साथ मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाता रहा हूँ कि कैसे इन्फ्लेशन को जो है आरबीआई कंट्रोल करती है, किस तरह से वो लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर पब्लिक पे कंट्रोल करती है। इवन मनी एंड बैंकिंग में मैंने आपको सब चीजें पढ़ाया है, रेपो रेट भी पढ़ाया है, मैंने आपको फिक्स रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ाया है, मैंने आपको एचडीएफ भी पढ़ाया है, ठीक है, एमएसएफ भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और बाकी आपकी एमसीएलआर बीपीएलआर सब पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। और भी जो भी टर्म्स थे मैंने मनी एंड बैंकिंग में इतना कुछ पढ़ाया है कि जिनसे कहीं क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है या मतलब बना हुआ है, वो सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा जो राजकोषीय नीति लाई जाती है, देखो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती है इसको आप समझिएगा। अब देखो आपके पास पैसा ज्यादा है, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सरकार कहते हैं अच्छा डिमांड ज्यादा कर रहे हो, बताते हैं तुमको। अब क्या करेगी सरकार, जो टैक्स है उसको बढ़ा देगी, दोनों टैक्स टैक्स दोनों मान लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज भी, ठीक है, और साथ में हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेज भी। अब इन दोनों को सरकार ने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया। तो ऐसे में इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा, आपके जो ठीक है, अब बेसिकली आपके पास हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखो अब जैसे डायरेक्ट टैक्स में आपके बढ़ा दिया गया, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जब टैक्स की बात आ रही है आप यही से समझो। अब टैक्स को बढ़ा दिया गया तो आपके पास जैसे मान लेते हैं आपकी इनकम जो है एक, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे इतनी कम इनकम किसी को होती नहीं है, बट हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी 100 रुपए इनकम थी। अब 100 रुपए इनकम थी और उसमें 10% टैक्स था। अब उस 10% टैक्स देने के बाद में आपके 90 रुपए में बचता था, इसको आप क्या करते थे, खर्च करते थे। अब सरकार ने क्या किया, आपकी 100 रुपए इनकम में से इस टैक्स को बढ़ा के 20% कर दिया। तो अब आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 100 माइनस कितना बचेगा, 80 रुपया। तो अब आप बताइए, आपके पास खर्च करने के लिए कम बचा ना, तो आपकी परचेजिंग पावर प्रभावित हुई कि नहीं हुई। तो टैक्स बढ़ा के भी बेसिकली इस तरह से सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा के सब्सिडी को कम करके, ठीक है, बहुत इस तरह की चीजों को करके इसके बारे में लोगों की परचेजिंग पावर पे प्रहार करती है, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लेशन मार्केट में कम हो, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल पॉलिसी के टूल्स होते हैं वो ज्यादातर आप क्वालिटेटिव टूल्स में कह सकते हो इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव टूल्स आप पढ़ते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, वही जो मैंने आपसे बताया कि स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट अपनी खर्चे को कम करेगी तो मार्केट में अवेलेबिलिटी फॉर लिक्विडिटी की कमी आएगी, साथ ही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे जैसे आपूर्ति में तेजी लाने के लिए निर्यात पर स्थायी प्रबंध, भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है आपूर्ति पर या मतलब निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले लोकल जो है घरेलू आपूर्ति को पूरित करो, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि बासमती चावल के निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि बासमती चावल की जो खपत थी वो यहाँ बहुत ज्यादा थी। चीनी के निर्यात पे प्रतिबंध लगा हुआ था, क्यों लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे खपत ज्यादा थी और उसी वजह से जो है बासमती चावल के दाम बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ पे ही खपत नहीं आप पूरी कर पा रहे हैं तो आप निर्यात क्या करेंगे, और इसी वजह से बासमती चावल के निर्यात पे जो है सरकार ने रोक लगा दिया था, ठीक है। वो इसीलिए लगाया था कि जब यहाँ पे सप्लाई पूरी करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, तो पहले यहाँ की आपूर्ति देखो, सुनिश्चित करो, इसके बाद में फिर बचे तो निर्यात किया जाएगा, ठीक है। आपूर्ति में तेजी लाने के लिए आयात शुल्क को उधार कम, भाई बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम मशीनरी और बहुत अदर इक्विपमेंट्स हम आयात करते हैं, तो उस पर अगर हम आयात शुल्क को घटा देंगे तो वो चीजें हमारे लिए सस्ती पड़ेंगी, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा यूनिट स्टेब्लिश करेंगे और उसके कारण जो है प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी हड़तालों को रोकने से भी कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई बाधित होती है, मतलब हड़ताल करने से, इसीलिए हड़तालों को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा इस तरह से
ठीक है, और परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो उससे भी इन्फ्लेशन कम होगी इनडायरेक्ट, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जनसंख्या बढ़ने के साथ भी जो है डिमांड बढ़ती है और फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो आंकड़ा है ये राज्य वाइज स्टेट वाइज इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 5.18% की है। ठीक है, इस इन्फ्लेशन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो इस तरह से ये सारे राज्य वाइज मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पे डेटा दे दिया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो ग्रीन वाले हैं वहां पर देखिए इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है। ठीक है, तो सॉरी ब्लू वाले। ठीक, तो इस तरह इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी पढ़ाया था हाल ही में, मैं लिंक कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको एडिटोरियल एनालिसिस में पढ़ाया था, दी हिंदू में निकला हुआ था इसमें, कि आरबीआई ने क्या किया। आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड कंज्यूमर प्राइस सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5% फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब इस बार जो 2024-25 चल रहा है उसमें जो है 4.5% की इन्फ्लेशन रहेगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लेकिन साथ ही ये क्यों आया, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें इस वजह से क्योंकि जो है इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फूड प्राइसेस को इसने क्या किया, फूड प्राइसेस को इसने जो है सीपीआई से अलग कर दिया है, सीपीआई से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन 4.5% आपको दिख रही है, जितनी कम इन्फ्लेशन देख रही है, मतलब 4 प्लस माइनस 2 में जो है वो नियंत्रित है। और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि भाई इन्फ्लेशन हमारी नियंत्रित है। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप मार्केट में जाते हैं, दी प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेज, मीट और फिश, ये सभी देखोगे तो क्या है कि यहाँ जो है बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन सभी को काउंट किया जाता है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तो यही है, और इसी की इन्फ्लेशन को आप गणना में काउंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मार्केट में आपको इन्फ्लेशन होते हुए भी आपके डेटा में आपको इन्फ्लेशन दिखेगा कि इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास इन्फ्लेशन पे खत्म होती है। अब आगे जो क्लास होगी वो आपकी जो है बेसिकली पावर्टी पे चलेगी, 2 दिन क्लास पावर्टी पे चलेगी, इसके बाद हम लोग फॉरेन सेक्टर पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको भी करना मत भूला करिए। ठीक है, और अभी छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी जो है आज 8:30 बजे ही अपलोड हुआ है। ठीक है, एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसको जरूर देखिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रशिया विजिट है, तो उस पर जो भी टाइज होती हुए हैं, जो भी छोटी मोटी घटनाएं हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या उस पर जो है बेसिकली कैसे आलोचना उन्होंने की है, यूक्रेन को लेकर क्या बोला गया है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे जियो पॉलिटिक्स आपकी मजबूत होगी, उसको जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू।